मॉडर्न दोनों कंसेप्ट्स को हमने समझा। जहां ट्रेडिशनल कंसेप्ट ये बोल रहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, धन की प्राप्ति, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, ये ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग था। और जो मॉडर्न अप्रोच आई उसने साथ में जो है जोड़ दिया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फंड्स जो है, रिसोर्सेज जो है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी करना है। और वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो, उसके लिए हमने फंक्शंस और स्कोप पढ़े थे कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है, हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है, हमें वर्किंग कैपिटल डिसीजन या यूं कह लीजिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमें लेना होता है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन लेना होता है, और जो रूटीन नेचर के जो डिसीजन हैं वो भी हमें लेने होते हैं। तो आज जो हमें पढ़ना है वो ये कि ये जब जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, इन सब का क्राइटेरिया क्या हो, किस बेस पर तोलें, किस आधार पर हम ये निर्णय लें, कब हम ये सोचें कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वर्किंग कैपिटल में कितना रुपया लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसके पीछे जो प्रेरणा किस चीज की होनी चाहिए, ठीक है, और उसी प्रेरणा का नाम है ऑब्जेक्टिव्स, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों किया जाए। जब फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने बैठा है तो वो अपने मन में किस बात को, किस भाव को, किस धारणा को लेकर चले, ठीक है, जो उसके लिए एक तरह से गाइडिंग का काम करे, जो उसको गाइड करे कि इस आधार पर मुझे निर्णय लेना है, इस आधार पर मुझे मशीन खरीदनी है, इस आधार पर मुझे डिविडेंड देना या ना देने का निर्णय लेना है। ठीक है, तो इन्हीं को ही हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य। ठीक है, अब दो तरह के मेन ऑब्जेक्टिव्स इसमें पढ़े जाते हैं जो कि आप सामने देख भी पा रहे होंगे। एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आज हमें इन्हीं को ही डिटेल में पढ़ना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, दोनों में कौन सा बेटर है और क्यों। ठीक है, किसमें क्या कमियां हैं, तो उनको हमें आज डिटेल में समझना है। तो पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हिंदी में अगर इसको बोले तो हम बोलेंगे लाभ अधिकतमीकरण। मतलब व्यवसाय जो बिजनेस है उसका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होना चाहिए। हम जो भी निर्णय लें उन सभी निर्णयों का आधार हो प्रॉफिट, उन सभी का बेस लाभ होना चाहिए। हम ये देखें कि हमें कोई एक्टिविटी, कोई निर्णय लेने से अगर हमारे लाभ बढ़ रहे हैं तो हम उसे करें, और अगर लाभों में गिरावट आ रही है या हानि हो रही है या हमारे लाभ कम हो रहे हैं तो हम उसे ना लें, तो हम ऐसा ना करें। तो एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन प्रॉफिट। तो बिजनेस का जो उद्देश्य हो जाएगा वो लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना, लाभ को अधिक करना, ये बिजनेस का उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो हर एक बिजनेस के पीछे मेन मोटिव तो प्रॉफिट ही होता है। कोई भी बिजनेस मेनली तो लाभ कमाने के लिए ही किया जाता है, बिना लाभ के तो बिजनेस सरवाइव भी नहीं कर सकता। तो फिर इसमें क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। अब किसी की कमियां गिनाने से पहले, किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले उसकी खूबियों को देख लेते हैं। तो हम अब ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो मतलब कह लीजिए कि जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स में से एक जो ऑब्जेक्टिव लिया जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पहले हम इसको इवेलुएट कर लें कि अगर इसके फेवर में अगर हम कुछ कहना चाहें, इसके आर्गुमेंट्स हम देना चाहें इसके फेवर में, तो वो कौन से हो सकते हैं। मतलब कि फर्म को अपना लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य क्यों रखना चाहिए, क्यों फर्म अपना ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रखे, क्यों फाइनेंशियल मैनेजर अपने ऑब्जेक्टिव में लाभ को अधिकतम करने का लक्ष्य लेकर चले।
तो इसके फेवर में आप कौन कौन से तर्क दे सकते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसके फेवर में जो आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं, या लाभ अधिकतमीकरण करने का उद्देश्य किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, हम पहले उनको समझ लें। अब देखिए वन बाय वन। पहला अगर आप देखें कि प्रॉफिट इज मेन इंसेंटिव फॉर बिजनेस। अब आप लाभ कमा, आप जो है आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप सुबह जाते हैं शाम तक काम करते हैं, ठीक है, 2 3 4 साल तक लगातार आप काम कर रहे हैं और मिल कुछ नहीं रहा, प्रॉफिट कुछ नहीं रहा मिल रहा, तो जाहिर सी बात है कि आपका मन नहीं करेगा कि आप बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ वहां काम करें। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ठीक है एक अलग इंसेंटिव्स हो सकते हैं, वे उनको मतलब कह लीजिए कि सोशल वर्क में ज़्यादा आनंद आता है, उनको उनकी जो इमेज बढ़ती है, ठीक है, उस इमेज को बढ़ाने में उनको ज़्यादा आनंद आता है, तो वो उनके लिए एक अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है। बट जनरली बिजनेस के लिए तो भाई जब तक लाभ ना हो तब तक कह लीजिए कि बिजनेस को चलाने में कोई इंसेंटिव्स आपको नहीं मिलेगा, कोई प्रेरणा नहीं रहेगी आपके पीछे। ठीक है, तो लाभ एक मेन प्रेरणा है, मेन इंसेंटिव है। व्यवसाय को करने के लिए लाभ अपने आप में एक कह लीजिए कि मुख्य प्रेरणा कही जा सकती है। तो इसलिए व्यवसाय को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का उद्देश्य रखना चाहिए। ये हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फेवर की बात कर रहे हैं कि इसके फेवर में कौन कौन से तर्क दिए जा सकते हैं। तो पहला तर्क यही है कि प्रॉफिट क्योंकि बिजनेस के लिए मेन इंसेंटिव है, इसलिए जो प्रॉफिट को टारगेट के रूप में, लक्ष्य के रूप में रखना चाहिए। दूसरा आप देखें, प्रॉफिट एज ए लाइफ ब्लड फॉर बिजनेस। जैसे आपके शरीर में रक्त होता है, खून होता है, उसी तरह से बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है। आपके शरीर का अगर सारा का सारा रक्त बाहर निकाल दिया जाए तो जाहिर सी बात है आप जीवित नहीं रह सकेंगे। उसी तरह से जो बिजनेस है वो भी बिना लाभ कमाए जीवित नहीं रह सकता। 1 2 साल मान लीजिए आपने जैसे तैसे उसको चला भी लिया, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर लगातार आपको सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं मिल रहा है या प्रॉफिट नहीं मिल रहा है या लॉस में जा रहा है तो एक ना एक दिन वो बिजनेस जरूर बंद हो जाएगा। ठीक है, आपकी तो छोड़िए, जो पब्लिक सेक्टर के जो यूनिट्स थी उनमें से कितनी ही यूनिट्स का प्राइवेटाइजेशन किया गया या वो बंद हुई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण ही यही था कि वो लाभ नहीं कमा पा रही थी। ठीक है, इसी तरह से आप किसी बिजनेस की एफिशिएंसी को मेजर करना चाहते हैं, ये बिजनेस ए है, ये बिजनेस बी है, कौन सा बिजनेस अच्छा चल रहा है, कैसे मापेंगे? इस बिजनेस ने 10 लाख रुपए की पूंजी लगा रखी है, इस बिजनेस ने भी 10 लाख की पूंजी लगा रखी है, इस बिजनेस ने 10 लाख पर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, इस बिजनेस ने 10 लाख पर 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, इसका रिटर्न 20% रहा, इसका रिटर्न 15% रहा। अब जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि बिजनेस ए इज परफॉर्मिंग इन अ बेटर वे। कैसे आपने अंदाजा लगाया? आपने अंदाजा लाभ के आधार पर लगाया। तो किसी बिजनेस की एफिशिएंसी को मापना है, किसी मैनेजर की एफिशिएंसी को मापना है, आपके पास 4 विभाग हैं, 4 डिपार्टमेंट है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। इन चारों डिपार्टमेंट में से कौन सा डिपार्टमेंट सबसे अच्छा चल रहा है उसको मापना है। तो उन सब का आधार जनरली प्रॉफिट होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट हमें कितना प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है, कितना हमें रिटर्न दे रहा है। उसी बेस पर हम लोग ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये बिजनेस हमारे लिए अच्छा है या ये कम अच्छा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप आगे देखें, मेन सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। अब व्यवसाय आपने एक बार शुरू किया, आपने चाहे लोन लिया, चाहे अपने सोर्सेज लगाए, या कोई कंपनी है तो आपने शेयर इशू किए, एक बार आपने फंड रेज कर लिया, लेकिन उसके बाद सालों साल तक चलता है बिजनेस। तो हर साल आपको फंड रेज करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद तो क्या होता है कि उसके बाद जो आपने कमाया, जैसे इस 10 लाख रुपए लगाकर 2 लाख रुपए कमाया, तो मान लो 1 लाख रुपए अपने खर्चे के लिए रख लिया, खर्च कर लिया, बाकी 1 लाख बिजनेस में लगा दिया, तो अगली बार उसकी इन्वेस्टेड कैपिटल 11 लाख रुपए हो जाएगी और इसी से ही बिजनेस ग्रोथ करता है। तो प्रॉफिट जब तक नहीं होगा तब तक बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिजनेस की ग्रोथ के लिए पूंजी की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है,
और इस कैपिटल की फाइनेंसिंग का सबसे मेन सोर्स होता है प्रॉफिट। ठीक है, सो प्रॉफिट इज द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, और इस वजह से हमें प्रॉफिट को तवज्जो देनी चाहिए, हमें लाभ को एक तरह से जी को प्रेफरेंस देना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अपना ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए। ये इसके फेवर में आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। इसी तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आप अपने रिसोर्सेज का सबसे अच्छा प्रयोग कैसे करें और क्यों करें? भाई आपको लाभ कमाना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आपके पास मान लीजिए जो जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है 50,000 रुपये आ रही है, और दूसरा जो बिजनेस है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट 60,000 रुपये आ रही है। तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा इसीलिए आ रही है कि वो अपने बिजनेस को सही ढंग से ऑपरेट नहीं कर रहा, उसके पास जो रिसोर्सेज है उनको सही ढंग से यूज नहीं कर रहा, उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, और आपने उसका अच्छा इस्तेमाल किया है, इसीलिए 10,000 रुपये की आपकी लागत कम आ रही है, और ये 10,000 रुपये की कम लागत अब आपके प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि वही प्रोडक्ट जो है मार्केट में ये भी 50 रुपए का बेच रहे हैं, आप भी 50 रुपए का बेच रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है पर यूनिट प्रॉफिट आपको अधिक हो रहा होगा बजाय इनके। तो इस तरह से जो प्रॉफिट है वो हमें एक तरह से कह लीजिए कि एक और काम के लिए मोटिवेट करता है कि हमें हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस के जो डिसीजंस होते हैं, ठीक है, मेक और बाय डिसीजन को ले लीजिए, की फैक्टर प्रॉब्लम को ले लीजिए, ठीक है, जो आपका ऑप्टिमम सेल्स मिक्स वाले डिसीजन को ले लीजिए कि हम किस प्रोपोर्शन में हम अपनी बिक्री करें। इन सब के पीछे हम सबसे पहला जो मेन चीज क्या देखते हैं कि हमें लागत कम आए और हमारा लाभ बढ़े। तो जो भी बिजनेस के डिसीजन होते हैं उनमें सबसे मेन जो शक्ति काम करती है दैट इज प्रॉफिट। तो लाभ आधार है सभी व्यवसायिक निर्णयों का। प्रॉफिट इज द बेस ऑफ ऑल बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, तो इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसको हम बिजनेस के लिए अपना ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, हमें उसे अपना ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए। ठीक है, तो उसके फेवर में हमने ये काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए, और इससे अब हमें लगता है कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात थी कि बिजनेस जो है उसको प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसका फोकस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर ही होना चाहिए। लेकिन अभी अधूरी बात है, हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले ऑब्जेक्टिव को अभी हम इवेलुएट कर रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अगर उसको ऑब्जेक्टिव लेकर चलें तो उसके फेवर में क्या बातें आ सकती है, उसके अगेंस्ट क्या बातें आ सकती है, और उसी बेस पर फिर हम उसको तोलेंगे। तो अभी हमने इसका एक पक्ष देखा है, इसके फेवर में जो तर्क दिए गए हैं, अब इसके अगेंस्ट, इसके विपरीत, ठीक है, विरोधाभासी जो बातें हैं उनको हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत कौन से तर्क दिए जा सकते हैं, या यूं कह लीजिए सिंपल भाषा में कि क्यों एक फर्म को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नाम का ऑब्जेक्टिव नहीं रखना चाहिए, उसे कुछ और रखना चाहिए, अपने ऑब्जेक्टिव का नाम उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसको क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हो, इसकी आलोचना है, क्रिटिसिज्म ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या लिमिटेशंस, इसकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिस भी नाम से आप जाने, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्रिटिसिज्म ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, या लिमिटेशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो इन सब को अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन कि क्या कारण है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को बिजनेस के लिए एक आइडियल ऑब्जेक्टिव नहीं माना जाता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक आइडियल ऑब्जेक्टिव नहीं माना जाता। पहली बात, पहला जो इसके पीछे, इसके विपरीत में जो तर्क दिया जाता है दैट इज एम्बिगुअस या एम्बिग्यूटी, या इसको आप एम्बिगुअस भी बोल सकते हो।
एम्बिग्यूटी का मतलब अस्पष्टता। अब मैंने लिखा प्रॉफिट। अब जब मैं प्रॉफिट लिखता हूं तो प्रॉफिट आपने 11th क्लास से जब सुनना शुरू किया होगा लाभ के बारे में, तो बहुत सारे प्रॉफिट आपने सुने होंगे। उनमें से कुछ तो चलिए मैं लिख देता हूं। आपने सुना होगा ग्रोस प्रॉफिट, आपने सुना होगा नेट प्रॉफिट, आपने सुना होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको आप ईबीआईटी भी बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपने सुना होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपने सुना होगा नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, आपने सुना होगा अर्निंग पर शेयर कि प्रति अंश आय कितनी है, आपने सुना होगा रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, आपने सुना होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। तो किस तरह का प्रॉफिट भाई, ये प्रॉफिट जब मैंने बोला तो ये तो बहुत सारे प्रॉफिट हो गए। तो इनमें से कौन से वाले प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करूं, जरा ये तो बताओ। जिस चीज को लेकर चल रहा हूं, जिस चीज को बेस लेकर चल रहा हूं, मैं प्रॉफिट को बेस लेकर चल रहा हूं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूं, लेकिन कौन सा प्रॉफिट इसमें से मैक्सिमाइज हो ये तो मुझे पता ही नहीं। हो सकता है जब आप प्रॉफिट के पीछे चलेंगे तो एक तरह का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, बढ़ जाए, लेकिन दूसरा प्रॉफिट कम हो जाए। कैसे? मान लीजिए एक बिजनेस की टोटल सेल्स है 10 लाख, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है जिसको कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। सेल्स को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वो मान लीजिए 8 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए आपका आ रहा है ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। इसमें से आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर दिए, और ये 1 लाख रुपए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर दिए, और उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट समझने के लिए आ रहा है मान लो 1 लाख रुपए। अब मैंने कहा कि कंपनी की सेल्स बढ़ जाती है, 15 लाख रुपए हो जाती है, ठीक है। 15 लाख रुपए होने पर जो इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो मान लीजिए हो जाती है बढ़कर कितनी ले लें, मान लीजिए मैंने कहा कि इसको 11 लाख रुपए ले लीजिए, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट हो गया 4 लाख। अब आप बड़े खुश हैं, ग्रोस प्रॉफिट मेरा बढ़ गया, 4 लाख रुपया हो गया। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, लाभ बढ़ गया जी। लेकिन अब आगे क्या हुआ वो सुनिए। इस बार आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर आपका कंट्रोल नहीं रहा, और आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो हो गए मान लीजिए 3,10,000 रुपए। तो लीजिए नेट प्रॉफिट तो कम हो गया, ठीक है। या मैं नेट प्रॉफिट को भी बढ़ा देता हूं, चलिए फिर आगे जो टैक्सेशन के बाद का हो सकता है प्रॉफिट कम बच जाए, मैं उसको भी बढ़ा देता हूं, लेकिन हो सकता है फिर अर्निंग पर शेयर कम हो जाए। आपने क्या किया, आपने इन्वेस्ट किया, अभी तक आपकी अर्निंग पर शेयर, आपकी नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ रही थी मान लीजिए 1 लाख रुपए, आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे 10,000, अर्निंग पर शेयर कितनी आ जाएगी, ईपीएस 10 रुपये आ जाएगी। अब आपने क्या किया, आपने 1 लाख नए जो है 10,000 नए शेयर इशू किए, ठीक है। 1 लाख रुपए की नई शेयर कैपिटल रेज की, और उससे आपकी नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़कर होगी 1,50,000। आप कहेंगे देखिए एनआई बढ़ गई, लेकिन अभी बात अधूरी है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़कर हो चुके हैं अब 20,000, तो अर्निंग पर शेयर तो 7.5 रुपये रहेगी, तो कम होगी। तो ऐसा संभव है कि जब हम एक प्रॉफिट को बढ़ाएं तो दूसरा प्रॉफिट कम हो रहा हो, तो किस तरह से हम इसको मैनेज करें, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक बड़ी कमी रह जाती है कि लाभ जिसको अधिकतम करना है वो लाभ ही क्लियर नहीं है, वो लाभ ही अपने आप में अस्पष्ट है। वैसे यहाँ पर एक काम चलाऊ जो है सुधार हो सकता है कि यहाँ कुछ बुक्स में आप पढ़ेंगे भी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जगह हम बोल देते हैं ईपीएस मैक्सिमाइजेशन, अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमाइज करना है, या आरओई मैक्सिमाइजेशन भी बोल देते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में जो कुछ बचता है वो किसके लिए बचता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो अगर अल्टीमेट रिटर्न्स को हम मैक्सिमाइज कर दें, बढ़ाने का टारगेट ले लें, तो बीच के सारे लगभग अपने आप ही बढ़ जाएंगे। तो ये इसका इलाज है, ठीक है। एक और कह लीजिए कि एक विकल्प के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ईपीएस मैक्सिमाइजेशन, आरओई मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो ये आपकी एक जो पहली इसकी कमी है उस कमी को दूर कर सकता है, लेकिन कमियां और भी है, ठीक है। इसीलिए फिर हम जो है
इनको, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जो अस्पष्टता वाली जो कमी है उसको ये दूर कर सकते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल निश्चित हो गया ईपीएस मैक्सिमाइजेशन, भैया क्या बढ़ाना है, अर्निंग पर शेयर को बढ़ाना है, आरओई मैक्सिमाइजेशन, रिटर्न ऑन इक्विटी जो बचेगी, नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बचेगी, उसकी परसेंटेज को मुझे बढ़ाना है। तो यहाँ ये अस्पष्टता दूर हो सकती है, लेकिन कमियां और भी, अगर सिर्फ ये एक ही कमी होती तो शायद आरओई या ईपीएस मैक्सिमाइजेशन लेकर हम बात को खत्म कर देते हैं, लेकिन कमियां दूसरी भी हैं। तो अब उन दूसरी कमियों को समझे। तो पहली, इसके विरोध में जो तर्क दिया जाता है या इसकी आलोचना की जाती है या इसकी कमी बताई जाती है वो ये कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज एम्बिगुअस, इट हैज एम्बिग्यूटी because we don't know which type of profit is to maximize. If we try to maximize one type of profit, other profit may be fall. जो दूसरा जो प्रॉफिट है वो कम हो सकता है, ठीक है। तो ये इसकी कमी है, आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी कमी की तरफ जाते हैं। दूसरी इसमें जो कमी बताई जाती है क्या, कि इट इग्नोर्स रिस्क फैक्टर, जोखिम को ये इग्नोर करता है, सिर्फ एक पहलू को पकड़ लिया, लाभ को बढ़ाना। और आपने पढ़ा भी होगा कि भाई प्रॉफिट और रिस्क सेम डायरेक्शन में जाते हैं। जब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे तो रिस्क भी मैक्सिमाइज हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा। और भाई बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना है आपको, रातों रात अमीर बनना है, तो फिर तो भाई फिर आप हो सकता है फिर बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप लॉटरी वगैरह का काम कीजिए, सट्टेबाजी कीजिए, ठीक है। तो उससे हो सकता है दिन रातों रात आप जो है करोड़पति बन जाए। लेकिन उसका उल्टा भी हो सकता है कि जो कुछ आपके पास है वो सब कुछ ही चला जाए और आपके पास कुछ भी ना रहे। तो बिजनेस में रिस्क लिया जाता है, बिजनेस से रिस्क इनसेपरेबल है। हम ये नहीं कह रहे कि रिस्क को खत्म करना है, लेकिन हम कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, एक लेवल ऑफ रिस्क लेते हैं। हम ये देखते हैं कि एक यूनिट जो जोखिम की है उसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरा रिटर्न कितना है। अब आप जो अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले विचारधारा के हिसाब से चलेंगे तो ये दो प्रोजेक्ट को देखिए, ठीक है। ये जब मार्केट में तेजी आती है, ठीक है जी, बूम पीरियड, रिसेशन, ठीक है, और ये मैंने कह लिया नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। मार्केट में बहुत ज्यादा मंदी है, तेजी है, 10-10 लाख रुपए की आपने पूंजी इन्वेस्ट अगर हम करें तो प्रोजेक्ट ए बूम पीरियड में आपको 6 लाख रुपए का रिटर्न दे सकता है, रिसेशन में मात्र 50,000 रुपए का रिटर्न देगा, नॉर्मली ये आपको 2 लाख रुपए का रिटर्न दे देगा। सर जी बोलिए। सर, ये बूम पीरियड क्या होता है? बूम बेटा, बूम का मतलब तेजी, मार्केट में तेजी आ रही है, ठीक है। मार्केट में अभी सब चीजों के भाव बढ़े हुए हैं, सब तेजी है, हर चीज हाथों हाथ बिक रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। बी जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसको आप ये भी बोल सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, ऐसे भी पढ़ा होगा आपने। और मोस्ट लाइकली, मार्केट में जब सब कुछ आशावादी हो, सब कुछ बढ़िया हो, ठीक है। अब आज के टाइम में कोविड टाइम चल रहा है, तो आज के टाइम में सब कुछ आशावादी तो नहीं हो रहा। आज के टाइम में आप देखें तो लगभग सब चीजें निराशावादी वाली सिचुएशन में चल रही है, पेसिमिस्टिक वाला माहौल है, ठीक है। जब ये कोविड वाला टाइम शुरू नहीं हुआ था और उससे पहले शेयर मार्केट लगातार जो है जो कह लीजिए कि अपने नए नए हाई को टच कर रही थी, उस समय ऐसा लग रहा था जब ये कहा जा रहा था कि हाँ भाई इंडियन इकोनॉमी बहुत जल्दी जाकर अब चाइना को बिल्कुल टक्कर देने वाली है, उससे आगे निकलने वाली है, इस तरह की सिचुएशन हम देख रहे थे। तो उस समय सब कुछ आशावादी था, ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन थी, ठीक है। और मोस्ट लाइकली मतलब ऑन एन एवरेज। तो अब प्रोजेक्ट ए को देखिए और प्रोजेक्ट बी को। प्रोजेक्ट बी जब बूम पीरियड होगा, बहुत तेजी रहेगी, तो उस केस में आपको दे सकता है 3,50,000 रुपये, ठीक है। रिसेशन, मंदे के टाइम में ये आपको दे सकता है 2 लाख रुपया, और नॉर्मल सिचुएशन में ये हम इसको 4 लाख कर देते हैं,
नॉर्मल सिचुएशन जो है उसमें ये आपको 3 लाख रुपए देते हैं। अब देखो आप एक बार इन दोनों को जोड़ें, 6 और 2 8, 8,50,000, ठीक है। यहाँ 4 2 6, 6 3 9। मैं एक काम और करता हूँ, इसको 1 लाख कर देता हूँ, बराबर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी चीजें बराबर करके फिर आपको दिखाना जा रहा हूँ। 4 2 6 और 3 9, तो भाई दोनों में ही कुल मिलाकर 9 लाख रुपए का प्रॉफिट, और इसकी अगर एवरेज कर लें तो दोनों में ही 3-3 लाख रुपए ऑन एन एवरेज आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और दोनों में ही एवरेज रिटर्न आपको 30% मिल रहा है। लेकिन कौन सा बिजनेस बढ़िया है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले से ये बात नहीं पता चलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो रिस्क फैक्टर है उसको इग्नोर कर दिया है, ठीक है। अब आप देखो जोखिम किस चीज का है। हमने कहा कि भी प्रॉफिट 3 लाख रुपए मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इस 3 लाख रुपए में वेरिएशन कितना है ना? वो जो जितना अधिक वेरिएशन होगा उतना ही अधिक जोखिम होगा। और उस जोखिम को हम कैसे मापते हैं? सिंपली स्टैटिस्टिक्स में आपने स्टैंडर्ड डेविएशन से आपने मापा होगा उसको, वेरिएशन से, ठीक है। जैसे कि आपको स्टैटिस्टिक्स में मैंने एक बार बताया भी होगा कि जो है एक आदमी जो अपने फैमिली के साथ नदी पार करने के लिए गया और उसने देखा कि नदी की एवरेज जो कह लीजिए की गहराई है, ठीक है, वो 4 फुट लिखी हुई थी एक किनारे पर। अब उसने कहा कि चलो भाई मेरे तो कुनबे में सभी लोग 5 फुट या उससे ऊपर के हैं और मेरी हाइट तो 6.5 फुट है, तो चलिए हम सब लोग नदी पार कर लेते हैं क्योंकि 4 फुट एवरेज हाइट है। जब वो पूरे के पूरे जब सब नदी पार कर गए तो इसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था, वो अकेला खड़ा था, ठीक है। अब उसको ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो गया कि रकबा झोंका तो और कुनबा डूबा क्यों, कि एवरेज हाइट तो वही 4 फीट है, दूसरे किनारे पे भी ये लिखा हुआ था कि नदी की एवरेज गहराई जो है वो 4 फीट है, लेकिन फिर भी कुनबा डूब गया, उसके समझ में नहीं आ रहा। तो कुनबे डूबने के पीछे कारण ये था कि 4 फुट तो एवरेज गहराई थी भाई, कहीं पर वो 3 फुट गहरी भी थी, ठीक है, और कहीं पर 4.5 फुट भी थी और कहीं पर 5 फुट भी थी, ठीक है। तो इस वजह से चलिए उसकी हाइट तो 6.5 फीट थी इसलिए वो तो बच गया, लेकिन जो फैमिली के बाकी लोग थे, ठीक है ना, जो कोई 5 फीट का था, कोई 5.25 फीट का था, वो लोग उसमें डूब गए, बात को समझाने के लिए, ठीक है। तो बात वही है कि एवरेज रिटर्न तो 3 लाख आ रहा है, लेकिन अब पीरियड रिसेशन आएगा या तेजी आएगी या नॉर्मल रहेगा ये हमारे हाथ में थोड़ी है। तो एक बिजनेस जो आपको बुरे समय में भी 20% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में 40% का रिटर्न दे रहा है, नॉर्मली 30% का रिटर्न देता है। दूसरा बिजनेस बूम पीरियड में तो 60% पर पहुंच जाएगा, लेकिन रिसेशन में 10% ही रह जाएगा। और मैं इसको और भी नेगेटिव करके भी दिखा सकता था, मैं यहाँ इसको 80% कर देता हूँ, इसको -1 लाख कर सकता हूँ, ठीक है, तब भी बात वही रहेगी। तो अगर मंदी आई तो 1 लाख रुपए बल्कि डूब और जाएंगे। तो यहाँ जब आप टोटल देखेंगे तो टोटल तो भैया वही 3 लाख रुपए है, टोटल वही 30% का रिटर्न है, लेकिन जोखिम जो था, जोखिम क्या था? उसका वेरिएशन, उस जोखिम को हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। और बिजनेस में जोखिम को इग्नोर नहीं किया जाता। कल हमने थोड़ा सा एक रेफरेंस पढ़ा था जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इसका एक ओवरव्यू पढ़ रहे थे, तो तब भी हमने रिस्क का जिक्र किया था। तो रिस्क को हम मापते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, और ये रिस्क 2 तरह का होता है, आपको बताया था, सिस्टेमेटिक और अनसिस्टेमेटिक रिस्क। यानी कि एक मार्केट रिस्क जो होल मार्केट को अफेक्ट करता है, और एक फर्म रिस्क जो पर्टिकुलर फर्म को अफेक्ट करता है। मार्केट रिस्क को जो अफेक्ट करता है उसको बीटा से मापते हैं, ठीक है, और फर्म रिस्क जो बाकी जो बचा है वो फर्म स्पेसिफिक रिस्क हो जाता है। तो यहाँ तो हम सारा रिस्क एनालिसिस करते हैं भाई, लेकिन इन्होंने उसको इग्नोर किया, तो ये इसकी एक और बड़ी कमी है, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की दूसरी कमी हमें पता चली कि ये क्या करता है? रिस्क फैक्टर को इग्नोर कर देता है। तीसरी कमी की हम बात करें, ये वैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ था, टाइप किया हुआ था सारा, ठीक है, आप चाहे यहाँ देख भी सकते हैं। रिस्क फैक्टर जो है यहाँ लिखा हुआ है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर मैं भी आ ही रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज मैं अभी इनको समझा ही रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ फॉलो कर लीजिए। तीसरी इसकी कमी है कि इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब मैं अगेन 2 बिजनेस के एग्जांपल लेता हूँ।
बिजनेस ए, बिजनेस बी, आपने पूंजी इन्वेस्ट की 10 लाख रुपया, ठीक है। ये अब अपने ईयर्स, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। बिजनेस ए ने पहले साल आपको कमा कर दिए 5 लाख रुपए, दूसरे साल आपको मिले 3 लाख रुपए, तीसरे साल मिले 2 लाख रुपया और चौथे साल 1 लाख रुपया। बिजनेस बी ने पहले साल आपको दिया 1 लाख रुपया, दूसरे साल दिया 2 लाख रुपया, तीसरे साल 3 लाख और चौथे साल 5 लाख। टोटल कितना कमाया आपने? 5 3 8 2 10 और 1 11 लाख, ठीक है। दोनों ने ही 11 लाख रुपए कमाकर हमें दिए। एवरेज जब आप करेंगे, ठीक है, तो एवरेज कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 2,75,000 ऑन एन एवरेज हमें दोनों से मिल रहा है। 27.5% का एवरेज रिटर्न हमें दोनों से मिल रहा है। बट विच वन इज बेटर, अगर मैं आपसे पूछूं तो ए और बी में से बेटर कौन सा है, ठीक है। अब अगर आपके माइंड में ये आ रहा हो कि भाई बी बेटर है क्योंकि इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो भाई यहाँ हम गुडविल वैल्यूएशन नहीं कर रहे कि प्रॉफिट के बढ़ने की डायरेक्शन या घटने की डायरेक्शन को देखें, ग्रोथ को देखें। यहाँ हम टाइम वैल्यू की बात कर रहे हैं, और टाइम वैल्यू का मतलब है कि आज मिलने वाला रुपया 1 साल बाद मिलने वाले रुपये से ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब सोचो, आज मुझे 5 लाख रुपए मिले और सपोज करो बैंक में 6% का रिटर्न है, चलो इतना तो के लगभग तो अभी भी होगा। तो अब मैं इसको जमा कराऊं तो पहले साल मुझे मिल जाएंगे इस पर कितने? 30,000 रुपया, ठीक है। अब इसके बाद देखो, जो है 1 साल बाद मुझे मिले 5 लाख रुपए, मैंने इसको बैंक में जमा किया, 30,000 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। फिर अगले साल फिर से जाकर इसको रिटर्न मिलेगा, अगले साल फिर मिलेगा, अगले साल फिर से मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरह से 3 लाख रुपए मिलेंगे, उसको मैं जमा कराऊंगा, उस पर मुझे रिटर्न मिलेगा। यहाँ ज्यादा पूंजी पहले मिल रही है, ज्यादा पैसा पहले मिल रहा है, इसलिए ज्यादा पैसा ज्यादा समय तक जमा रहेगा। ये 5 लाख रुपए 3 साल तक जमा रहेगा, तो 3 साल पर ब्याज, क्या ब्याज मिलेगा। और यहाँ 3 साल तक जमा करने के लिए मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ 1 लाख रुपया। तो 1 लाख पर तो कितना बैठेगा? 1 लाख पर 6% कर दीजिए, अभी 6,000 रुपया मिलेगा ब्याज आपको, ठीक है। तो यहाँ आपको ब्याज का नुकसान हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये बोलता है कि आज मिलने वाला रुपया 1 साल बाद मिलने वाले 1 रुपए से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई आज मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ, चाहे आप आज ले लो 5 लाख रुपए, चाहे आप 1 साल बाद ले लेना 5 लाख रुपए। अब जाहिर सी बात है, आप कहेंगे लाओ जी आज ही दे दो, ठीक है, हम आज ले लेते हैं, कल का पहली बात तो जो रिस्क वाली बात, पता नहीं देंगे नहीं देंगे, और दूसरा आज अगर 5 लाख रुपए मिल जाए तो हम इसको इन्वेस्ट करके इतना तो हमारा ब्याज बन जाएगा, 1 साल बाद ये 5 लाख हमारे 5,30,000 रुपये हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जो ज्यादा हाई वैल्यू है, ज्यादा हाई रिटर्न है, वो जो शुरुआती पीरियड में मिले तो उस पर हमें ब्याज अधिक मिल सकता है। लेकिन इस तरफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो ध्यान ही नहीं देता। उसके अकॉर्डिंग तो अगर हम देखें तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव बराबर हैं, दोनों के दोनों प्रोजेक्ट बराबर हैं, दोनों से मिलने वाला रिटर्न बराबर है, ठीक है। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देता है, ये इसकी बड़ी कमी है, ठीक है ना। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में हम पढ़ेंगे कि ये इन कमियों को कैसे दूर करता है। उससे पहले इसकी ये 3 तो मोटी कमियां हैं, बाकी 2 और कमियां इसमें गिनाई जाती है। इट इग्नोर्स the social responsibility of business। बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करते हैं। जब आप यूँ कहते हैं मेरा तो मकसद ही लाभ कमाना है, तो इसका मतलब जो समाज के जो बाकी लोग हैं जिनके साथ आपका इंटरेक्शन है, जहाँ रहकर आप बिजनेस कर रहे हैं, उनके प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी जवाबदेही है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि सिर्फ लाभ कमाने के लिए ही बिजनेस में रहना, ये इमेज अपने आप में गलत हो जाती है। तो आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवार्ड्स वेरियस
जो है स्टेक होल्डर्स, जिसमें आपने पढ़ा होगा बिजनेस की स्वयं के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉइज के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, तो उन सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले फैक्टर्स को इग्नोर कर देगा अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ भागते रहेंगे। और पांचवा इसका ऑब्जेक्टिव है, इट इज अगेंस्ट द सोशल इमेज, इट इज अगेंस्ट the public image of business। ठीक है, अगर अब आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप कहीं कोई शॉपिंग करने जाना, किसी नॉन पर्सन के पास जाना, आप कोई सामान खरीदेंगे, ठीक है, और खरीद कर जैसे मान लीजिए उसने उसका प्राइस बताया 500 रुपये, आपने कहा कि भाई हम 400 रुपये दे दें आपको, तो क्या कहेगा? ठीक है, जनरली आप देखिए जो उनका जो बोलने का तरीका हो तो ये बोलते हैं जी हम तो यहाँ लाभ कमाने के लिए थोड़ी बैठे हैं, आप जिसको की सेवा करने के लिए बैठे हैं, और इतना मार्जिन नहीं होता, थोड़ा बहुत काम चल, बस 5-10 रुपये कमाने होते हैं हमें, बस थोड़ा बहुत। तो कोई भी बिजनेसमैन, चाहे वो होता चाहे ऐसा हो कि वो 250 रुपए की चीज हो, सीधा ही उसका पहले डबल रेट करके 500 कर दिया हो, ठीक है, और हो सकता है आपको खुश करने के लिए 10% डिस्काउंट काट के 50 रुपये आपको डिस्काउंट दे दियो, 450 रुपए में बेच रहा हो और आप 400 देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो आपको ये इतना लंबा चौड़ा जो है पूरा भाषण सुना देगा कि जी हम तो सिर्फ उतना कमा रहे हैं जैसे आटे में नमक। ठीक है, तो कोई बिजनेसमैन कहता ही नहीं कि भाई मैं यहाँ लाभ कमाने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, हर बिजनेसमैन ये बताने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ बैठकर सिर्फ समाज की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि लाभ कमाना उद्देश्य सबका है। बिना बिजनेस के, बिना प्रॉफिट के बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। हमने अभी भी पढ़ा कि प्रॉफिट इज लाइक ए लाइफ ब्लड फॉर बिजनेस। तो बिना प्रॉफिट के बिजनेस सर्वाइव करे ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन हम प्रॉफिट कमा रहे हैं ऐसा कोई बिजनेसमैन कह नहीं सकता। कोई नहीं कहता जल्दी से कि हम बहुत ज्यादा लाभ कमा रहे हैं। अगर वो आपको यूं कह दे कि भाई ये चीज तो 250 रुपए की थी और देखिए मैं आपको 450 रुपए में बेच के 200 रुपए इस पर कमा रहा हूँ, कब भी नहीं कहेगा। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कोई भी पब्लिक डोमेन में ये नहीं कहेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे इमेज ये जाती है कि ये तो लूट रहा है पब्लिक को। ठीक है, तो ये इमेज कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता। हर बिजनेसमैन अपनी इमेज को दूसरे ढंग से दिखाना चाहता है। आपने पढ़ा भी होगा कि आप ये चीज खरीदेंगे तो इसका इतना % हिस्सा जाएगा गरीबों की सेवा में, गुड़िया की जो है पढ़ाई के लिए जाएगा, उसके लिए जाएगा, वृद्धाश्रम में जाएगा। तो हर बिजनेस अपनी इमेज, अपनी सोशल इमेज को बढ़ाने की कोशिश करता है। और जब आप पब्लिक डोमेन में ओपनली लिख देंगे कि हमारा तो उद्देश्य लाभ कमाना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो ये उसके अगेंस्ट हो जाएगा। इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं रखा जाता। ये 5 कमियां जैसे कि मैंने बताई, एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, रिस्क फैक्टर पर भी ध्यान नहीं देता, और सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको इग्नोर करता है, और पब्लिक इमेज के खिलाफ माना जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव माना जाता है। अब आप पूछेंगे जी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है? वेल्थ को हिंदी में बोलते हैं संपदा या धन। ठीक है, अब देखिए मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ कैसे काम होता है। मान लीजिए किसी बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, किसी फाइनेंशियल मैनेजर को, हम भी पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से इसको काम करने होते हैं। तो मान लीजिए उसको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है, तो वो क्या देखेगा कि मशीन की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ मशीन। पहले प्रैक्टिकल इसको देख लो, कॉस्ट ऑफ मशीन कितने की है? मशीन की लागत है भैया 10 लाख रुपए। ठीक, अब वो देखेगा कि इससे अगले 4 साल में मुझे कितना कितना रुपया मिलने वाला है। ठीक है, और ये रुपया कौन सा होगा? अब जरा ध्यान से देखना, मैं फिर इन सबसे लिंक जोड़ूंगा इसका। ये जो रुपया होता है वो लिया जाता है कैश फ्लोज, कैश इनफ्लोज। ठीक है, कैश इनफ्लोज नेट ऑफ टैक्स। ध्यान से सुनिए इसको, कैश इनफ्लोज नेट ऑफ टैक्स।
इसको शॉर्ट में बोलते हैं CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। और ये कैसे निकलते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी बिजनेस की सेल्स जो है वो है 1,00,000 रुपया। अब जो हम देखो कॉस्ट को वैसे तो मापते हैं दो कैटेगरी में, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, लेकिन यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ कॉस्ट को हम दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक तो कैश कॉस्ट और एक नॉन कैश कॉस्ट। कैश कॉस्ट का मतलब नकद लागतें, वो लागतें जिनके लिए आपको अपनी पॉकेट से कुछ देना पड़े, इसीलिए इसका एक और भी नाम है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो आपकी जेब से निकल रही है। अब चाहे वो फिक्स है चाहे वेरिएबल। आपने सैलरी दी, ठीक है, आपकी जेब से गया, आपने जो है मान लीजिए कोई और खर्चा किया, आपने मेटल परचेज किया, वो सब की सब कैश कॉस्ट। और नॉन कैश कॉस्ट जिसके लिए जेब से कुछ नहीं जा रहा, नॉन कैश कॉस्ट, इसमें जनरली डेप्रिसिएशन को शामिल करते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो कैश फ्लोज का मतलब डेप्रिसिएशन को हटाकर बाकी जो नकद लागतें आपकी आई हैं उनको हम घटा दें। मैं एक बार बिल्कुल नए सिरे से बता रहा हूं। तो सेल्स या रेवेन्यू, ठीक है, वैसे इसको अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स बोलते हैं, बट वो जब कैपिटल बजटिंग पर आएंगे तब ज्यादा बात करेंगे उस पर, अभी फिर ये चीजें लंबी हो जाएगी। तो अभी जहां मैं फोकस करवाना चाह रहा हूँ बस वहीं फोकस करें। तो सेल्स मान लीजिए 1,00,000 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से केवल कैश कॉस्ट घटाएंगे, चाहे वो वेरिएबल नेचर की है चाहे फिक्स नेचर की, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों आ जाती है। तो हमने कैश कॉस्ट घटाई, 60,000 रुपए कैश कॉस्ट थी, हमने घटा दी। तो अब ये जो आता है इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, 40,000 रुपया। अब देखो, मैं कह रहा हूं कि भैया डेप्रिसिएशन मत घटाना। कैश फ्लो का मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन मत घटाओ लेकिन टैक्स घटा दो। लेकिन टैक्स के जो रूल्स आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें डेप्रिसिएशन का जो सेक्शन 32 आप पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भाई जो आपको टैक्स घटाने से पहले डेप्रिसिएशन घटाना है, ठीक है। तो अब टैक्स घटाने से पहले डेप्रिसिएशन घटाना है, क्यों घटाते हैं, क्योंकि उस पर हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। मैं आपको करके भी बता दूंगा अभी। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सिर्फ टैक्स घटाना है इसलिए मैं एक बार इसमें से डेप्रिसिएशन घटा दूं। मान लो डेप्रिसिएशन है, समझने के लिए, 10,000 रुपये, ठीक है। अब अर्निंग बिफोर टैक्स आ गई कितनी, 30,000 लेस टैक्स, ठीक है। टैक्स जब हमने किया, मान लो 40% टैक्स है, तो 40% टैक्स हमने 12,000 रुपये टैक्स लेस किया, तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई 18,000 रुपये। और हम कहेंगे देखो भाई हमें डेप्रिसिएशन घटाना नहीं था, हमने सिर्फ क्यों घटाया, क्योंकि हमें टैक्स घटाना था, क्योंकि टैक्स उस वैल्यू कॉस्ट पर लग, उस इनकम पर लगना था जिसमें से डेप्रिसिएशन घटा हुआ है। टैक्स 30,000 पर लगा, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन एक बार घटा दिया। अब इसको वापस जोड़ देते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन 10,000 रुपया, तो ये 28,000 रुपये जो आएगा इसको बोलते हैं CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, यानी कि ऐसा प्रॉफिट जिसमें से डेप्रिसिएशन नहीं घटा है, केवल कैश कॉस्ट घटी है और टैक्स घटा है, ठीक है। अब देखो अगर क्या होता, थोड़ी देर के लिए मैं समझाऊं अगर आपको, कि अगर इस 40,000 रुपये जो आई थी अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, अब आपके मन में आ रही होगी जब डेप्रिसिएशन घटाना ही नहीं है तो क्यों घटा रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं, यहीं पर ही सीधा टैक्स घटा दो ना। तो आप इस पर टैक्स लगाओ सीधा 30%, 40% सॉरी, तो टैक्स कितना लगता, 16,000, और आपके पास कितना बचता फिर ये 24,000। अब आप देखो यहाँ तो 28,000 यहाँ 24,000 क्यों बच रहे हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन था ना, इस पर 40% के हिसाब से देखा जाए तो 4,000 रुपये का टैक्स बेनिफिट हमें मिल रहा है,
ठीक है, ये अगर हम नहीं करते तो हमें टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता, टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, उस पर भी हमारा टैक्स चला गया होता। ठीक है, तो इसलिए हम एक बार डेप्रिसिएशन को घटाएंगे फिर दोबारा इसको जोड़ेंगे। तो इस तरह से कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आपने निकाल लिया। अब मान लो 28,000 रुपये आए। अब देखो पहली कमी दूर हुई कि नहीं, आप साथ साथ समझते चलना। इसमें कई बार क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड हाउ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज एबल टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इन कमियों को कैसे दूर कर देता है। तो पहली कमी वो दूर कर चुका है। नाउ इट इज नॉट एम्बिगुअस, इट इज क्लियर कि हमें जो प्रॉफिट लेना है, कौन सा प्रॉफिट लेना है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स लेना है। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो वेल्थ है, वेल्थ का मतलब है नेट प्रेजेंट वैल्यू, डिटेल में आपको बाद में पढ़ाएंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ये जो 28,000 रुपये आए पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, इनकी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, पीवी फैक्टर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं तो ठीक है हम इसको करवाएंगे ही। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं, क्योंकि इसकी एक और दूसरी कमी थी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या थी भाई, आज के 100 रुपए आपने बैंक में जमा करवाई, आज का 0 पीरियड है, बैंक में जमा करवाए, 10% का मान लो इंटरेस्ट मिलता है, तो एक साल बाद हो गए 110 रुपए। ठीक है, एक और साल जमा रहे 10% और इस पर ब्याज जुड़ गया, तो ये 110 रुपए पर फिर से 10% ब्याज जुड़कर ये हो गया 121 रुपए। तो टाइम वैल्यू दोनों तरफ चलती है। जब हम प्रेजेंट से, ध्यान से समझना, प्रेजेंट पीरियड से फ्यूचर पीरियड की वैल्यू निकालते हैं तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग, ठीक है, कंपाउंडिंग का मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ते हो कि इस पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ता जा रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, बढ़ती जा रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये रुपया तो आज लगा रहे हैं, रिटर्न मिलेगा हमें जाकर फ्यूचर में, तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर की वैल्यू से आज की वैल्यू निकालते हैं कि फ्यूचर की वैल्यू आज की कितनी वैल्यू के बराबर है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं उल्टा चलूं तो मैं कहूं कि आज के 100 रुपए एक साल बाद के 110 रुपए के बराबर है, ध्यान से समझना। तो एक साल बाद के 110 रुपया आज के कितने रुपए के बराबर है, 100 रुपए के। एक साल बाद के 110 रुपए 100 रुपए के बराबर है, तो एक साल बाद का 1 रुपया आज के कितने के बराबर है, कि एक साल बाद कोई मुझे 1 रुपया दे, उसकी बजाय आज कितना रुपया दे दे कि मैं उसके बराबर ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। तो 100 को 110 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 0.909। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल बाद चाहे कोई मुझे 1 रुपया दे या आज मुझे केवल 90 पैसे 91 पैसे दे दे, मुझे बराबर का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसी तरह से 2 साल बाद के 121 रुपए आज के कितने रुपए के बराबर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फ्यूचर की वैल्यू से जब आज की वैल्यू निकालते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो 121 रुपए आज के 100 रुपए के बराबर है, तो एक साल बाद का 1 रुपया आज के कितने के बराबर है, 100 को 121 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 100 डिवाइड बाय 121, ठीक है, ये आ जाएगा 0.826। ये 1 रुपए की वैल्यू जो हम निकालते हैं कि 1 रुपया एक साल बाद मिलेगा तो उसकी वैल्यू आज कितनी है जी, 1 रुपया 2 साल बाद मिलेगा तो उसकी वैल्यू आज कितनी है, इतनी। 1 रुपया अगर 3 साल बाद मिलेगा तो उसकी वैल्यू आज कितनी है, 0.751 एंड सो ऑन। ये पी फैक्टर्स, ये टेबल भी होती है इसके, और इसको टेबल को बनाना में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये किस तरह से होता है वो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इन्हीं को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं। अब देखो कि एक साल बाद का 1 रुपया आज के 90 पैसे के बराबर है, 91 पैसे के बराबर, तो एक साल बाद के 28,000 रुपए आज के कितने रुपए के बराबर है। इसी तरह से 2 साल बाद के मिलने वाले 28,000 रुपए आज के कितने के बराबर है, इससे गुना कर देता हूँ। इसी तरह से 3 साल बाद मिलने वाला 1 रुपया आज के कितने के बराबर है, 0.751 से गुना कर देता हूँ, तो 28,000 की वैल्यू आ जाएगी। ये जो हम कर रहे हैं इससे, अब ये वहां तो हम क्या कर रहे थे, 28,000 को 28,000 ही ले रहे थे, लेकिन यहाँ अब 28,000 रुपया
जो 1 साल बाद मिल रहा है उसकी वैल्यू आज हो गई है भाई 25,452 रुपया। इसी तरह से इसकी आएगी, इसी तरह से इसकी आएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम टोटल जो कुछ हमें मिलेगा हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं कि जो हमारी ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू आई, ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू किसको बोलते हैं कि ये जो 28,000 1 साल बाद मिला, 28,000 जो 2 साल बाद मिला उसकी वैल्यू आज, 28,000 जो 3 साल बाद मिला उसकी वैल्यू आज। समझने के लिए मैं इसको वैसे ही अभी मन से लिख रहा हूँ, मान लो 72,000 रुपये आ गई है वैल्यू। तो इस 72,000 ये ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। और इसमें से फिर वो मशीन खरीदी कितने की थी हमने, कॉस्ट ऑफ मशीन या आउटफ्लो बोल लीजिए, तो आपका खर्चा कितना हुआ था, 60,000 रुपया हुआ था। तो ये जो 12,000 रुपये आया ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है। नेट मतलब शुद्ध, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज का मूल्य, कि आज की जो लागत है उसमें से जितने भी फ्यूचर में मिलेंगे उन सब की आज की जो वैल्यू है, उस जो मिलेगा उसमें से जितना गया उसका शुद्ध मूल्य इतना है 12,000। तो हम इस पर फोकस करते हैं। तो पहली बात जो एम्बिग्यूटी खत्म होगी, हम नेट प्रेजेंट वैल्यू पर फोकस करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर डिसीजन लेते हैं। अगर मशीन पॉजिटिव रिटर्न दे रही है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर नेगेटिव में आ रहा होता, मान लो ये 72,000 और ये 78,000 रुपये होता तो 6,000 रुपये नेगेटिव आ रहा होता, मशीन को नहीं खरीदते। अगर 2 मशीनें होती, एक से 12,000 मिल रहा होता, एक से 18,000 रुपये मिल रहा होता, तो जाहिर सी बात है हम 18,000 वाली को खरीदते। तो इस क्राइटेरिया पर हम निर्णय लेते हैं। तो हमारे क्राइटेरिया का बेस हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू, और नेट प्रेजेंट वैल्यू का बेस हो गया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, CFAT बेस्ड NPV यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, ये प्रेजेंट वैल्यू बोल रहा है बार बार, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो इसलिए जब प्रेजेंट वैल्यू इसमें शामिल है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। तीसरी उसकी कमी थी कि रिस्क फैक्टर को इग्नोर करता है। तो कैपिटल बजटिंग में जो रिस्क होता है उस रिस्क को भी एनालाइज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, हम बीटा के रूप में सिस्टमेटिक रिस्क पढ़ेंगे, हम स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ेंगे जो कि टोटल रिस्क का मेजरमेंट है। तो यहाँ जो आपके रिटर्न्स के अंदर जो वेरिएशन आता है उस वेरिएशन को भी कंसिडर किया जाता है, इसलिए ये आपके जो रिस्क फैक्टर है उसको इसको शामिल करता है, उसको इग्नोर नहीं करता। और एक बात और बता दूं, ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ये फिर कहाँ पर दिखाई देती है, किसी कंपनी की अच्छी एनपीवी अर्न कर रही है, दूसरी कंपनी कम एनपीवी अर्न कर रही है, तो ये वो रिटर्न कहाँ दिखाई देता है, वो रिटर्न शेयर होल्डर्स के शेयर्स का मार्केट प्राइस जो होता है उसमें दिखाई देता है। अब दोनों कंपनी सेम है, दोनों कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन एक कंपनी का शेयर तो बिक रहा है मार्केट में 1,500 रुपए का और दूसरी कंपनी का शेयर मार्केट में बिक रहा है मात्र 150 रुपए का। तो ये फर्क कहाँ से आ रहा है, ये फर्क उसकी अर्निंग से, उसके रिटर्न से आ रहा है। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू कहाँ रिफ्लेक्ट होती है, शेयर्स के मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसलिए एक जो और कमी थी कि पब्लिक इमेज को खराब होना। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर कोई यूं कहे कि मैं तो बहुत ज्यादा लाभ कमाना चाहता हूं तो शायद उसकी पब्लिक इमेज खराब हो, लेकिन अगर किसी कंपनी के शेयर्स का मार्केट प्राइस 1,500 है, ठीक है, और वो बढ़कर 2,000 हो जाए, फिर वो बढ़कर 2,500 हो जाए, फिर वो बढ़कर 3,000 हो जाए, तो पब्लिक इमेज खराब नहीं हो रही, उसकी तो पब्लिक इमेज बन रही है। लोग फटाफट भागेंगे उस शेयर्स को खरीदने के लिए कि ऐसा उस शेयर में क्या है कि इस शेयर्स का प्राइस इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से ये इन सब कमियों को दूर कर देता है। लेकिन आलोचनाओं से अलग ये भी नहीं है, यहाँ जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है इसकी भी कमी है कि आप भाई अभी जो रेट लेते हो कि भाई कितना परसेंट, जैसे मैंने 10% पर लिया, अभी ये मैंने एग्जांपल दिया था, ये 10% वाला एग्जांपल से लिया था, ठीक है, कि आज के 100 रुपए अगर 10% रिटर्न है तो कितना हो जाएगा 110। अब ये रिटर्न कितनी हो, ये रेट कितनी हो, इसको ढूंढना मुश्किल है। फ्यूचर में कितना कैश फ्लो मिलेगा उसको ढूंढना मुश्किल है, कैश फ्लो का एस्टिमेट लगाना बड़ा मुश्किल है। तो कमियां इसमें भी हैं, लेकिन वो कमियां बहुत कम है, नामचारे की है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मुकाबले बहुत कम है। तो कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल परफेक्ट है,
लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उसके मुकाबले मच बेटर है, ठीक है, और ये उसकी लगभग सभी कमियों को दूर कर देता है, ठीक है। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे।